हेलो एवरीवन। आज है 12 मई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में उप एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखे हुए थे कि ये भारतीय नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी हाल ही में आईएमओ द्वारा प्रकाशित विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने जा रहा है। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने तारा नामक भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया। ओडिशा से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं और झारखंड के मोतीहार में माफ कीजिएगा हजारीबाग में देश का पहला मोती फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया है। और एन रंगासामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। ब्रिक्स समिट 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शुरू हुआ। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है हाल ही में भारत के तीसरे सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा एनएस राजा सुब्रमणी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को भारत का नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। साथ ही सैन्य मामलों के विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया है। ये अनिल चौहान को रिप्लेस कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति का जो कार्यकाल है 30 मई 2026 से शुरू होगा जब अनिल चौहान रिटायर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देश के तीसरे सीडीएस थे। पहले कौन थे? विपिन रावत जी, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। दूसरे अनिल चौहान और अब तीसरे ये बन रहे हैं एनएस राजा सुब्रमणी। हालिया नियुक्तियों पर यदि हम नजर आए तो इंडियन नेवी के प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन हमने देख लिया। सीबीएफसी के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति, एचएएल के सीएमडी रवि के, डीएमआईएल के संजय जमुआर, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर, एनसीबीसी के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, डीजीसीए के चीफ वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति, सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास बनी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल, सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी, एफएसएसआई के सीईओ रजत पुन्हानी, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह, डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह और एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल हो जाएंगे। किस युवा भारतीय वैज्ञानिक को अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड प्रदान किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर शेखर सुमन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। असम के युवा वैज्ञानिक है डॉक्टर शेखर सुमन वोरा। इन्हें अमेरिका में प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और अमेरिका में 2026 टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स के दौरान इन्हें यह अवार्ड मिला है। किस कार्य के लिए? तो इन्हें उभरते इनोवेटर के रूप में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर कुछ अवार्ड्स पर नजर डाल लेते हैं। यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को। सुपर्णा शर्मा के साथ साथ आनंद आरके ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर ये नाम रहा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के। अतनु नाथ को साइंस का ऑस्कर अवार्ड मिला। 13वें नंबर का सुरज्योत्सना अवार्ड मिला है सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को। विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किए गए हैं संतोष कुमार। WWF नेशनल अवार्ड जीता है अलीम यूसुफ ने। MS स्वामीनाथन अवार्ड श्रीनिवास राव के नाम रहा और इसके अलावा हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता चुनी गई। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला कैलाश सत्यार्थी को। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से सम्मानित किया है नीता अंबानी को। चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं आदित्य धर। धुरंधर मूवी के लिए इनका चुनाव किया गया है। इसके अलावा एनबीसीसी के लिए एनबीसीसी का ये जो अवार्ड है अरुंधति रॉय को मिला है मदर मैरी कम्स टू मी के लिए। एबल प्राइज 2026 का गेल फाल्टिंग्स के नाम। ग्रैंड प्राइज जुपल्ली कृष्णा राव। ज्ञानपीठ अवार्ड वैरामथु। स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी। सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय और संगीता कलानिधि सम्मान जीता है जयंती कुमार एश ने।
किस देश में दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में इक्वाडोर में की गई है। सबसे पहले मैप में आप इक्वाडोर की लोकेशन देख लीजिए। ये देखिए कुछ यहाँ पास, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ना यहाँ पर इक्वाडोर, यहाँ कोलंबिया और ये ब्राजील। तो जो आपकी इक्वेटर है ना, यानी कि भूमध्य रेखा, ये यहीं से गुजरती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील को भेदते हुए। तो इसी इक्वाडोर का मैं डिस्कशन कर रही हूँ। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह के फ्लोरियाना द्वीप पर शुरू की गई है, जिसकी लोकेशन आप यहां देख सकते हैं, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, और यहीं पर जो फ्लोरियाना द्वीप है, यहाँ पर ये निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। किस पर्पज से? तो जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और रियल टाइम में वन्य जीवों की निगरानी रखना इसका पर्पस है। इसमें किस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है? इसमें लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सक्षम कैमरा ट्रैप और स्मार्ट ट्रैप, साथ ही पशु ट्रैकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे लाभ क्या होगा? तो ये प्रणाली संरक्षण कार्यों में 98% तक मैनुअल काम को कम करती है। अब यहां पर यदि मैं बात करूं दुनिया के पहले देश की, तो जापान ने दुनिया का पहला उच्च संवेदनशीलता वाला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हावेन-1 अमेरिका ने विकसित किया। दुनिया की पहली वाईफाई 7 लॉन्चिंग ओमान में हुई, ओमान के एयरपोर्ट पर। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध मालदीव में लगाया। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण चाइना ने किया। अभी अमेरिका का स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया। दुनिया का पहला मानव ब्लैडर का ट्रांसप्लांट, साथ ही सिलिकॉन के दुनिया के पहले कंप्यूटर को भी अमेरिका ने विकसित किया है। दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप ये इटली ने लॉन्च करी है। और इसके अलावा दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये इटली ने। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला देश रशिया है। वैज्ञानिकों ने, किस देश के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित की है? तो ये स्विट्जरलैंड है। और इसके अलावा कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो ये तुवालू है। राइट बैंक नाम का दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक मलेशिया ने लॉन्च किया। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डीएलए नाम की दुनिया की पहली एआई जनित मंत्री अल्बानिया ने नियुक्त करी है। और इसके अलावा दुनिया की पहली, आपसे पूछा जाता है डिजिटल जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारत इसका राइट आंसर है। किस दिन हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है? तो ये मई महीने की 11 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। 11 को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन 1998 में राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था ऑपरेशन शक्ति के माध्यम से। और उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लेबर और महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस। 2 मई है वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई है कोयला खनिक दिवस। 7 मई है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और 8 मई हो जाएगा विश्व थैलेसीमिया दिवस। सवाल नंबर 5वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत के पहले पूरी तरीके से चालू प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन कर दिया है? देखिए, चालू मित्र पार्क की बात की जा रही है, तो इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के वारंगल में कर दिया है। हमारे देश के कपड़ा उद्योग को दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक तरह का बड़ा कदम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वारंगल में भारत का पहला पूरी तरीके से चालू प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन कर दिया है। लगभग 1700 करोड़ की लागत से बना हुआ है। ये पार्क असल में काकती मेगा टेक्सटाइल पार्क का ही हिस्सा है और ये पूरा प्रोजेक्ट सरकार के मशहूर 5F मॉडल को हकीकत में बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम आप कह सकते हैं। मित्र पार्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है पीएम मित्र यानी कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। ठीक है, इसके लिए जो मंत्रालय जिम्मेदार है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। और इसके तहत मतलब मित्र योजना के तहत कुल 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क भारत में बनेंगे। अब ये कहां कहां बनेंगे?
तमिलनाडु में, कहां पर, विरुधनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कालाबुरागी में, मध्य प्रदेश के धार में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र के अमरावती में ये बनने जा रहे हैं। अब यहां से कुछ फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसकी सरकार के कपड़ा क्षेत्र से जुड़ा जो 5F विजन है, इसके बारे में कल भी मैंने डिस्कस किया था। सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए, खेत से कपड़ा बनेगा, है ना, पहले तो खेती की जाएगी, तो यहां पर होगा फार्म, फार्म से फाइबर, फाइबर फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री से कपड़े बना यानी कि फैशन में तैयार हुआ, फिर ये एक्सपोर्ट किया गया। तो फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ठीक है। और कपड़ा मंत्रालय द्वारा देश में वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कुल कितने प्रधानमंत्री मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई? तो जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है कि भारत में कुल कितने मित्र पार्क बनेंगे, तो इनकी संख्या 7 होगी। कहां कहां होगी ये मैं बता चुकी हूं। हाल ही में भारत ने किस द्वीप से MIRV टेक्नोलॉजी से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये रिसेंटली किया गया है APJ अब्दुल कलाम ओडिशा से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है और इसकी मारक क्षमता क्या है? MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। इस टेक्नोलॉजी के तहत किसी बैलिस्टिक मिसाइल के नोज कोन यानी कि अग्रभाग पर एक के बजाय कई परमाणु या पारंपरिक हथियार यानी कि वॉर हेड्स लगाए जा सकेंगे। और इसका जो डेवलपमेंट है ये किसके द्वारा किया गया है? DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया गया है। अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये ओडिशा में जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, 2015 में इसका नाम बदल करके पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया। अब DRDO के बारे में हम डिस्कस करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है 1958 फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में हेडक्वार्टर, समीर कामत इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 48वें नंबर का आसियान समिट 2026 ये कहां आयोजित किया गया? तो ये रिसेंटली फिलीपींस में आयोजित किया गया है। फिलीपींस में कहां पर? सेबू शहर में, जिसकी थीम रही है नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। इस सम्मेलन में डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया है, जिसके तहत आने वाले 4 सालों में यानी कि 2030 तक इस क्षेत्र का डिजिटल बाजार $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अब आसियान ये भारत के लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि आसियान है क्या। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। हालांकि मैं इसका मैप ऐड नहीं कर पाई हूं, लेकिन इसके बारे में आपको बता देती हूँ। साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज का ये एक तरह का संगठन है। जैसे कि इसके मेंबर कंट्री की बात की जाए ना, तो ये भारत है, भारत के कंधे पर म्यांमार, तो यही से साउथ ईस्ट यही रिलेट करना है हमको। तो म्यांमार इसका पार्ट है। म्यांमार के बगल में देखेंगे तो इधर थाईलैंड, थाईलैंड से ऊपर में लाओस, इधर वियतनाम, लाओस, वियतनाम, यहाँ पे देखेंगे तो ये कंबोडिया, ठीक है, फिर यहाँ पर मलेशिया और सिंगापुर, ये इसके पार्ट हुए। ब्रुनई ये भी इसका पार्ट है। इंडोनेशिया भी पार्ट है, फिलीपींस भी पार्ट है। अच्छा, इसका 11वां मेंबर कंट्री ना ये ईस्ट तिमोर बनने जा रहा है। यहां पर मैंने एक स्लाइड ऐड करी है, देखिए। आसियान का जो सचिवालय है ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। 1967 फॉर्मेशन ईयर है। 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते बनने जा रहा है। 48वां आसियान समिट सेबू में हुआ है और इसके तहत डिजिटल इकोनॉमी प्लान का 2030 का लक्ष्य 2 ट्रिलियन है, $2 ट्रिलियन है। अब देखिए, यहीं से कुछ MCQ सॉल्व करने हैं आपको। क्या पूछा जा रहा है? आसियान का फॉर्मेशन ईयर 1967 और डिजिटल इकोनॉमी प्लान 2030 तक का क्या लक्ष्य? 2 ट्रिलियन का। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत घरों को पूरा करने में कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर के उभरा है? तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत घरों के निर्माण को पूरा करने वाला
और भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है जो कि ये बना है। प्रधानमंत्री अर्बन 2.0 को सितंबर 2024 में शहरी इलाकों के जो पात्र गरीब और मध्यम आय वाले परिवार हैं, इन्हें पक्के घर उपलब्ध कराने के पर्पज से शुरू किया गया था। ओडिशा ने मार्च 2025 से मार्च 2026 तक घरों के निर्माण को पूरा करने के प्रदर्शन में पहला स्थान बरकरार रखा है। मार्च 2026 तक ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत कुल 24,625 घरों को मंजूरी दी गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने उल्लास और शिक्षा पहलों के तहत प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर को शून्य पहुंचाया है? तो आंसर इसका हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, जो शिक्षा के आंकड़े हैं इसके अनुसार, झारखंड ने प्राथमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट दर को शून्य तक पहुंचा दिया है। अब ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? देखिए, सरल शब्दों में बताऊं तो अधूरी पढ़ाई, यानी कि जो स्टूडेंट है ये हाई स्कूल या किसी अन्य शैक्षणिक स्तर को पूरा नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि छात्र जो है ये अपनी स्कूली शिक्षा को डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पूरा करने से पहले ही बीच में छोड़ देते हैं और सीधे शब्दों में कहें तो स्कूल आना बंद कर देते हैं बिना औपचारिक शिक्षा पूरी किए हुए। तो स्कूल ड्रॉप आउट को यहाँ पर शून्य तक पहुंचाया गया है। ये उपलब्धि समग्र शिक्षा अभियान और उससे जुड़े अन्य शिक्षा कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन का ही परिणाम है। सरकार ने ड्रॉप आउट, यानी कि राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए नामांकन अभियान, मिड डे मील जो होता है और डिजिटल निगरानी पर विशेष ध्यान दिया है। झारखंड ने आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है और ये जो पहल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायक है। मैंने कल आपसे पूछा था IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सौरव कोठारी इसका राइट आंसर था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, हाल ही में सिंबेक्स 2 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।